नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। हमारी खास पेशकश लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में ही ये कह चुके हैं कि अब की बार एनडीए 400 पार। अगर मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आ जाती है तो उसके बाद क्या होगा, ये सवाल आपके जहन में होगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोदी सरकार तीसरी बार बनी तो उसके पहले 100 दिन के एजेंडे में क्या खास है, उसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी की नजर किस टारगेट पर है और उनके खास मंत्रियों के सामने 100 दिन के लक्ष्य क्या हो सकते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अठारहवीं लोकसभा के लिए चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यकीन बढ़ता जा रहा है कि उनकी सरकार को तीसरा कार्यकाल भी मिलेगा। अगली सरकार में 100 दिन का एजेंडा क्या होगा, उसकी रूपरेखा तैयार करने और प्राथमिकता तय करने में सरकारी मशीनरी लग चुकी है। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। एनडीटीवी को सरकार के उच्च स्तरीय सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 100 दिन में जिन क्षेत्रों पर सरकार नए लक्ष्य के साथ उतरने वाली है उनमें सबसे ऊपर भूमि सुधार है, जहां भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का काम होना है। इसका लक्ष्य 2026 तक सभी जमीनी कागजात को डिजिटल फॉर्म में लाना है। इसके लिए सरकार 1035 करोड़ रुपए आवंटित कर सकती है। इस पर पिछले हफ्ते ही चर्चा हुई। सरकार के 100 दिन के एजेंडे में दूसरा अहम मुद्दा लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी गेन टैक्स को घटाना हो सकता है। सरकार इस पर विचार कर रही है कि 20% लगने वाले लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी टैक्स को घटाकर 10% किया जाए। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकार इस पर इसलिए काम करने का मन बना रही है कि इससे संपत्तियों की खरीद फरोख्त में वैधता आएगी और काले धन का इस्तेमाल रुकेगा। साथ ही बैंकों के निजीकरण और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर सरकार विचार कर सकती है। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया इस तरफ इशारा कर चुके हैं। चुनाव के बाद में जो है रिफॉर्म प्रोसेस कंटिन्यू करता रहना चाहिए। इसमें कई कदम हैं जो सरकार के एजेंडा पर ऑलरेडी हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन बैंक्स का भी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, लेबर लॉज का इम्प्लीमेंटेशन, मतलब नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म आपको लगता है आगे जो कंटिन्यूटी है, इसमें कंटिन्यूटी है क्योंकि जो ऑलरेडी कई रिफॉर्म्स जो हुए हैं सरकार के 10 सालों में, उनके साथ कंटिन्यूटी चलेगी। इस चुनाव का परिणाम 4 जून को आएगा, यानी 1 महीने से भी कम समय बचा है। सरकार अपने 100 दिन के जिस एजेंडे पर काम कर रही है उनमें प्राथमिकताओं को 3 श्रेणियों में रखा गया है। सूत्रों से पता चला है कि वो लक्ष्य और प्राथमिकताएं 100 से ज्यादा हैं, लेकिन इरादा इन्हें घटाकर 50 तक रखने का है। मोदी सरकार अगर तीसरी बार सत्ता में वापस आती है तो पहले 100 दिन के एजेंडे को वो कैसे पूरा करेगी, इसको लेकर 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में वो एजेंडा आइटम शामिल हैं जिनका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई सरकार के गठन के फौरन बाद करेंगे, यानी ये उनकी टॉप प्राथमिकताओं में शामिल होगी। दूसरी श्रेणी में वो लक्ष्य शामिल हैं जिनका ऐलान अलग अलग केंद्रीय मंत्री करेंगे और तीसरी श्रेणी में उन लक्ष्यों को शामिल किया गया है जिनको पूरा करने में 2 से 3 साल तक का वक्त लगेगा। अगर मंत्रालयों के हिसाब से एजेंडे की बात करें तो एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में 2047 तक 50,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को पूरा करने पर फोकस कर सकती है। उसी तरह रेल मंत्रालय के सामने बारामूला रेल लिंक परियोजना और 3 मल्टी मॉडल आर्थिक गलियारों को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने और 6-7 साल में तैयार करने का लक्ष्य हो सकता है। साथ ही रेल मंत्रालय इन कार्यों के लिए 11 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर सकता है। उसी तरह आवास और शहरी विकास मंत्रालय में मध्यम वर्ग के लिए नई आवास योजना पर काम शुरू हो सकता है। खासकर शहरी गरीबों पर फोकस किया जा सकता है। वाणिज्य मंत्रालय में ई-कॉमर्स की नीति लाने और इंग्लैंड ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर काम हो सकता है।
कोयला मंत्रालय में कोयला गैसीकरण परियोजना को बढ़ावा देने, कोयला ब्लॉकों की नीलामी और नए कोयला खनन को शुरू किया जा सकता है और श्रम मंत्रालय में श्रम कानून को बेहतर बनाने पर काम हो सकता है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर अरविंद बेमानी एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ये इशारा कर चुके हैं कि नए श्रम कानून क्यों बेहद जरूरी हैं। जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म का फोकस क्या होना चाहिए? आपको लगता है अगर विकसित भारत बनना है भारत को तो देखो बहुत चीज़ें हैं। कई तो जो कोशिश की गई थी पिछले 5-10 साल में और वो रह गए इन अ सेंस। एक तो सबको पता ही है लेबर कोड, 4 लेबर कोड्स पास हो गई हैं। तो ऐसे कई चीज़ें प्रपोज की गई पर मेजॉरिटी नहीं मिली या जो भी इशू नहीं हुआ है। हाँ, सो ऑल वो सब चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। ये एजेंडा भले ही 100 दिनों के लिए सेट हो रहा है, लेकिन इसका मकसद ये है कि जब भारत 2047 में आजादी के 100 साल का महोत्सव मनाए तो दुनिया के सामने ये एक विकसित भारत के रूप में खड़ा हो। हिमांशु शेखर के साथ विकास भदौरिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लोकतंत्र को मजबूती और आधार चुनाव से मिलता है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद देश की नजर जिन राज्यों पर होने वाले चुनाव पर होगी वो महाराष्ट्र और हरियाणा है। वहां अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। सरकार के काम उनके चुनाव पर भी प्रभाव डालते हैं। आप ये जानना चाहते होंगे कि अगर मोदी सरकार बनती है तो उसके 100 दिन के एजेंडे में क्या खास हो सकता है जो इन राज्यों के लोगों के हितों से जुड़ा हो। इसके लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे। ऐसा ही प्रचार 5 महीने बाद भी होगा जब महाराष्ट्र में ही विधानसभा के भी चुनाव होंगे और ऐसा ही प्रचार हरियाणा में भी होगा क्योंकि महाराष्ट्र के साथ हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले 100 दिन के एजेंडे में ऐसे कई फैसले होंगे जिनका असर महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है। हालांकि सीधे तौर पर इन राज्यों से संबंधित विषयों पर फैसले होने की संभावना कम है, लेकिन पूरे देश में लागू होने वाले कई बड़े फैसलों का सीधा असर इन 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है। महंगाई पर नियंत्रण एक ऐसा मुद्दा हो सकता है जो महाराष्ट्र और विधानसभा चुनावों पर असर डाल सकता है। देश की आम जनता को राहत देना और उनकी आगे के भविष्य को सुनिश्चित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसमें मैं 2 मुद्दे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं कि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत मेजर इश्यू होता है। किसी भी आदमी का बेरोजगार होना अपने आप में अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती होती है, मैं कहूँगा। इसी तरह से एक महंगाई जो जिसे हम कहते हैं, जो रेट होते हैं, वो आम आदमी की जो डे टू डे चीज़ें हैं उसको बहुत सीरियस इफेक्ट करता है। और इस समय इंडिया एक ऐसी पोजीशन पे प्लेस है जहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसे हम कहते हैं सुनहरा मौका है कि इन दोनों चीज़ों को नई सरकार जून में आने के बाद इमीडिएटली एड्रेस कर सकती है। सरकार के एजेंडे में पहले 100 दिन में जो अहम लक्ष्य हो सकते हैं उनमें कई ऐसे हैं जो महाराष्ट्र और हरियाणा के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। महाराष्ट्र औद्योगिक रूप से एक मजबूत राज्य है। ऐसे में रेलवे के मल्टी मॉडल इकोनॉमिक कॉरिडोर और 50,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे नेटवर्क का लक्ष्य महाराष्ट्र के लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। इनसे देश के दूसरे हिस्सों से महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी और भी अच्छी हो जाएगी। उसी तरह श्रम कानूनों में सुधार से भी महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए आवास योजनाएं महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक शहरी इलाकों में लोगों पर असर डाल सकती हैं। महाराष्ट्र से देश के करीब 20% औद्योगिक उत्पाद पैदा होते हैं। वैसी स्थिति में अगर बिग टेक्नोलॉजी को लेकर पॉलिसी में बदलाव आता है तो उसका बहुत फायदा महाराष्ट्र को मिल सकता है। विशेष रूप से डीप फेक
गलत सूचना के उपयोग से समाज को नुकसान हो सकता है, जिसे नियंत्रित किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमें इस मामले में एक नए कानून की आवश्यकता है। हम उद्योग और स्टेक होल्डर्स के साथ व्यापक रूप से परामर्श कर रहे हैं और अभी हम चुनाव प्रक्रिया में हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन चुनाव प्रक्रिया के तुरंत बाद हमें एक नए लॉन्च पर काम करना चाहिए। मार्केटिंग बोर्ड की चेयरमैन नहीं मिली। साथियों, वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो पहले 100 दिन के एजेंडे में जिन कदमों को उठाई जाने की बात हो रही है, उनका असर इस तरह हो सकता है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। वहां भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का काम एक अहम मुद्दा हो सकता है। साथ ही हरियाणा में बड़े पैमाने पर भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण चल रहा है। भूमि अधिग्रहण में सुधार तथा अचल संपत्तियों की बिक्री पर करों में सुधार का भी हरियाणा और महाराष्ट्र में असर पड़ सकता है। वैसे बात सिर्फ एक दो राज्यों की नहीं है, बल्कि नई सरकार के आने पर उसके एजेंडे की तरफ पूरे देश की नजरें टिकी हैं। पीएम मोदी विकास के ज्ञान एजेंडे की बात करते हैं। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। जाहिर सी बात है कि अगर मोदी सरकार फिर से बनती है तो उनके एजेंडे पर ज्ञान ही सबसे पहले रहेगा। दिल्ली में हिमांशु शेखर के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।